देन कम्स द बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। ये जो इंटरमीडिया है ना, ज़्यादातर वो क्या करता है, वो अल्फ़ा थैलेसीमिक ट्रेट के साथ होता है। अल्फ़ा थैलेसीमिक ट्रेट मतलब वही अल्फ़ा थैलेसीमिया जो कि माइनर वाला है। तो इसमें इंटरमीडिया के अंदर क्या होता है कि अल्फ़ा चेन्स तो नहीं है, तो मतलब अल्फ़ा का जो टेट्रामर है वो नहीं बनेगा। अल्फ़ा टेट्रामर बहुत डेंजरस होता है, और अगर ना बने तो बहुत ही अच्छी बात है। ना बने, लेस टेट्रामर हो, तो जो हीमोलिसिस है वो लो होती है, लेस हीमोलिसिस, इसीलिए इसमें HbF का लेवल इंक्रीज होता है। तो क्या हुआ, एरिथ्रोइड के हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको बोला कि बोन मैरो के अंदर ज़्यादा RBCs की प्रोडक्शन होती है। तो स्कल में जो डिफेक्ट्स आते हैं, स्केलेटल सिस्टम में डिफेक्ट्स आते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा वो मैरो जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाता है उसके अंदर। उसकी वजह से सेल का जो है हमारा, उसका क्रू कट अपीयरेंस आता है। कौन सा कट अपीयरेंस? क्रू कट अपीयरेंस। इसका मतलब होता है हेयर ऑन एंड। जैसे हमारे गूज़बम्प्स नहीं आ जाते तो हेयर पाइलाई जो है वैसे इरेक्ट हो जाते हैं, वैसा ही उनका अपीयरेंस आता है कि एक्सटेंशंस होती हैं। जैसे हेड है ना, उसके ऊपर एक्सटेंशंस होती हैं, वो रेडिएट आउट करती हैं। वो ऐसा लगता है कि हेयर है, लेकिन वो ट्रेबेक्युली होती हैं। जो डिप्लॉय स्पेस होती है ना हमारे अंदर, डिप्लॉय स्पेस क्या होती है, जो दो इनर टेबल और आउटर टेबल के बीच की स्पेस होती है, वहाँ पे क्या होता है वो वाइडन हो जाती है, क्योंकि मेडुला जो है वो हाइपरप्लेजिया में, वो वाइडन होने की वजह से ट्रेबेक्युली जो है वो ऐसे ऐसे निकल आते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंट्स हेयर लाइक एक्सटेंशंस। तो दिस इज क्रू कट अपीयरेंस। क्रू कट अपीयरेंस जैसे लड़कों के जो बाल ऐसे खड़े नहीं होते ऊपर से, साथ में स्केलेटल डिफेक्ट्स जो हैं वो फेस के ऊपर भी आएंगे। तो फेस में चिपमंक फेशियस, ऐसा स्पेसिफिक चिपमंक हो जाता है द बोन मैरो हाइपरप्लेजिया। अब इवेंचुअली क्या हमें दिखता क्या है, माइक्रोसिटिक हम लोग बोल चुके हैं, हाइपोक्रोमिक, टारगेट सेल्स दिखते हैं। टारगेट सेल्स का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मल जो हमारा आरबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं। अब उनके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे होते हैं हमारा हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे हल्का हल्का होता है, मतलब मेनली यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। तो जो नॉर्मल हम लोग पेरिफेरल स्मीयर निकालते हैं उसमें हम लोग जैसे ये लिया हम लोगों ने, तो इसका जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये बाहर वाला रीजन है साइटोप्लाज्म में, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हीमोग्लोबिन पड़ा है। सेंटर में जो रीजन है, ये वाला सेंटर वाला रीजन, ये रिप्रेजेंट करता है जो कि पेलर मतलब खाली डल सा एरिया है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है 1 ये 2 ये 2। समझ आ गया। लेकिन इस केस में क्या होता है, हमारे जो ये हैं इसके अंदर एक ब्लेब्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये क्या होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो तो या तो ज़्यादा उसका थिकनेस हो गई है, मेम्ब्रेन जो है इससे बाहर निकल रही है, या फिर साइटोप्लाज्म में कमी आ गई है, ये हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन में। तो फिर ये दो कंडीशंस की वजह से ये ब्लेब्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इन ब्लेब्स की वजह से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल पैलर करता था ना, ये जो बीच वाला एरिया है, तो बीच में अगर ये वाला रीजन आ जाए और यहाँ पे ऐसे हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर में ऐसे रेडनेस आ जाएगी, इसके एकदम सेंटर में। तो ये अगर सेंटर में ऐसे रेडनेस आ जाए तो ये ऐसा नहीं लगता जैसे टारगेट सेल है, जैसे हम लोग वो खेलते होते थे बुलजाई, वो वाला जो गेम होता था डार्ट्स के साथ जो खेलते थे, तो दैट इज टारगेट सेल्स जैसा इसका अपीयरेंस आ जाता है, रेडनेस आ जाती है सेंटर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस ब्लेब फॉर्म्ड। एंड दिस बीटा थैलेसीमिया इज़ वेरी कॉमन इन इटली और ये जो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैं वहाँ पे, ग्रीस। और ये जो ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस होती है ना, तो एरिथ्रोपोइसिस की वजह से इनहिबिट हो जाता है हमारा हेप्साइडिन, वो इनहिबिट करता है हेप्साइडिन को। और हेप्साइडिन का जब इनहिबिट होता है, लो लेवल्स होते हैं हेप्साइडिन के, तो हमें पता है हेप्साइडिन जो है वो हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता था नेगेटिवली, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देता था। लेकिन हेप्साइडिन का लो लेवल क्या करेगा, ज़्यादा आयरन की एब्जॉर्प्शन करेगा। वैसे भी हम बोलते हैं कि जब हम ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो आयरन का लेवल वैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है, और ऊपर से ये हेप्साइडिन अलग आ गया है, हेप्साइडिन जो है वो लो हो जाएगा, उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और बीटा थैलेसीमिया में कैकेक्सिया वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कैकेक्सिया होता है कि मसल वेस्टिंग होनी, और हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस कर रही है, तो एरिथ्रोपोइसिस में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है आरबीसीज बनाने के लिए, तो वो सारा न्यूट्रिशन उधर चले जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैकेक्सिया वाली कंडीशन आ जाती है। और इस केस में रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस जो है वो बढ़ जाता है। ए प्लास्टिक क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जब पार्वोवायरस जो कि B19 पार्वोवायरस है वो होता है, उन लोगों में एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को वो इन्फेक्ट करता है। उन लोगों में नहीं, हर एक को ही वो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को इन्फेक्ट करता है, उसे डैमेज करता है। और ये जो पार्वोवायरस है ना, ये 1 हफ्ते तक स्टे करता है। तो नॉर्मली अगर हम लोगों को हो ये, तो फिर अगर ये एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को डैमेज कर रहा है, ठीक है, फॉर ए वीक वो नहीं बना रहे आरबीसीज, फिर भी हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, उनके पास इतना रिजर्वॉयर नहीं होता कि वो लोग एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को अगर मार लें तो वो आरबीसीज रहे, स्टे कर सकें। समझ रहे हो?
कि मतलब हम लोगों में RBCs का रिजर्वायर होता है कि एक हफ्ते अगर ये वाले डिवीज़न ना हो बोन मैरो में तो भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों में ऐसा नहीं, वो एक दिन भी नहीं रह सकते। तो एक दिन भी नहीं रह सकते, दैट इज़ एप्लास्टिक क्राइसिस। अगर हम लोगों को इसी चीज़ को स्क्रीन करना है तो एक टेस्ट है, दैट इज़ नेस्टरॉफ टेस्ट, नेकेड आई सिंगल टेस्ट ट्यूब RBC OFT। OFT का मतलब है ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग 0.3% NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना वो लाइस कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, लेकिन माइक्रोसाइट्स ऐसे होते हैं वो उनकी लाइसिस नहीं होती, वो नहीं टूटते। और हमें पता है कि थैलासीमिया में माइक्रोसाइट्स बनते हैं, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नॉर्मल हैं या माइक्रोसाइट्स हैं। So yeah, this was about beta thalassemia. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.